हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रोथ फ्रेंड्स पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो एफटीएक्स की हेयरिंग की। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिप्टो। इस हेयरिंग में क्या बातें होती हैं, क्योंकि यूएस आगे जाके क्या पॉलिसीज बनाएगा उस पर हेवीली डिपेंड करेगी ये हेयरिंग पे। इसके बाद बात करेंगे कि इलॉन मस्क ने फाइनली हार मान ली है ट्विटर से एंड सीईओ यहाँ पे चेंज होने वाला है, तो इसके क्या इफेक्ट होंगे प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अगर बाइनांस यहाँ पे बैंकरप्ट होता है तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या असर पड़ेगा, एंड बाइनांस से रिलेटेड कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए। एंड फाइनली हम बात करेंगे ट्रम्प की एनएफटीज की। तो ट्रम्प फाइनली ऑन बोर्ड हो गया है एनएफटी की चेन पे एंड यहाँ पे उसने एक एनएफटी लॉन्च कर दिया है। तो इस एनएफटी में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारे स्कैम के वार्निंग्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ छोटी मोटी बातें जो कि क्रिप्टो के बारे में हुई हैं इस वीक। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो हमारे साथ हैं विवान एंड सुजल। बाकी सारे ग्रोथ फ्रेंड्स आज बिजी हैं तो वी विल कंटिन्यू विद टू ओनली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो क्या ख्याल है आप लोगों का कि इलॉन मस्क को एज अ सीईओ नीचे उतर जाना चाहिए, नहीं उतर जाना चाहिए? मैं पहले जाता हूँ। आई थिंक डेफिनेटली उतर जाना चाहिए क्योंकि ही वाज ही केम इन ही केम इनटू द होल स्पेस एज इन वो पूरा मसीहा है एंड एकदम से मसीहा से डिक्टेटर बन गया वो। ही वांटेड कि जो जो एक्सटर्नल लिंक्स है वो सब बैन हो जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी शिटी मूव। सो आई थिंक अगर वो ऐसे चीजें करने वाला है तो ही शुड स्टेप डाउन। इसकी तो कच्ची मिट्टी। भाई मेरे हिसाब से तो फॉर श्योर नहीं करना चाहिए यार स्टेप डाउन। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं जो कि पहली बार हुए हैं। और जब से वो आए हैं, जैसे ब्लू टिक चेंज करना हो या हर किसी को $8 में ब्लू टिक बांट देना हो, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और एंटरप्रेन्योर का काम ही यही होता है कि एक्सपेरिमेंट करना। उन्होंने काफी सारी ऑलरेडी सक्सेसफुल कंपनीज बनाई है, टेस्ला, स्पेस एक्स, बोरिंग कंपनी, बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी बिल्ड करी है। तो मेरे हिसाब से बस थोड़ा सा उनको ओपन रहना चाहिए। लोग जो बता रहे हैं उनको सजेशंस दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर, जैसे अभी उन्होंने पॉलिसी निकाल दी जिनसे विवान भाई बिल्कुल सहमत नहीं है कि आप दूसरे सोशल मीडिया प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो लोगों का ओपन रहना चाहिए, सजेशंस लेना चाहिए, इवेंचुअली थिंग्स विल वर्क आउट मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो मेरा इस पे एक थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से इलॉन मस्क ट्विटर को आप मसीहा बन के तो आए थे, लेकिन उनको रियलाइज़ हो गया कि वो इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग हिज पब्लिक इमेज। एंड मेरे हिसाब से इलॉन मस्क अपने पीआर को बहुत सीरियसली लेता है। तो अभी हाल ही में डेविड चपैल के शो में वो स्टेज पे गया था एंड काफ़ी ज़्यादा बूइंग हुई उसके अगेंस्ट। एंड आई थिंक वहाँ पे इलॉन मस्क को रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ मेसिंग अप बिग टाइम। तो फिर उसने वो लिंक वाला जो है फीचर ड्रॉप करने की सोची कि इसके ऊपर चढ़ के, मतलब इसके पीछे छुप के मैं यहाँ पे क्विट कर सकता हूँ क्योंकि पब्लिक हेट आएगी। उसको भी पता था। बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल जो है फीचर ड्रॉप था, या फिर कह सकते हो पॉलिसी चेंज था कि आप कहीं के लिंक पोस्ट नहीं कर सकते हो। तुरंत ही आई थिंक 12 घंटे में ट्विटर ने वापस ले लिया था फिर वो पॉलिसी चेंज। एंड उसके बाद फिर इलॉन मस्क ने बोला कि मैं स्टेप डाउन करूंगा एज अ सीईओ। एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो आई डोंट थिंक इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो रही है। तो इलॉन मस्क ने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स को भेजा है ऑफर कि ट्विटर खरीद लो मेरे से 54.2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट लेके वो ट्विटर को बेचने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक इलॉन मस्क का इनिशियल प्लान था कि वो ट्विटर को बेस बना के बिल्ड करेंगे एक सुपर ऐप को। उन्होंने x.com वगैरह भी खरीदा था। एंड यहाँ पे उनको दिख रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी मेसी एंड बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है ट्विटर इस टाइम पे उनके लिए। बड़ा कैश संक है, तो यहाँ पे वो पीछा छुड़वाना चाहते हैं। अब आई थिंक जो उनकी ड्यू डिलीजेंस थी वो इतनी अच्छे से काम नहीं आई है। तो किसी को पता था ये कि इलॉन मस्क पॉसिबली ट्विटर सेल कर रहा नहीं, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था। आपको ये कहाँ से पता चला? लेकिन एनी सोर्स? है? सोर्स मैंने मतलब बेसिकली न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था कि काफ़ी सारी कंपनीज के पास जो है ऑफ़र पहुंचा है एंड काफ़ी सीक्रेटिव ऑफ़र है, वो अभी ज़्यादा बाहर नहीं आया है। तो पॉसिबल सेल है। उसके बाद मैंने ये न्यूज़ देखी थी कि इलॉन मस्क सीईओ से स्टेप डाउन करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे डोमिनोज जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो इलॉन मस्क अगर एज अ सीईओ यहाँ पे चेंज करता है तो उसके पीआर को थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम कि वो छोड़ दे, क्योंकि पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना इज गोइंग टू हैव बहुत सारा बैकफायर। उस ही शुड जस्ट रिमेन एज अ मीम मेकर ऑन ट्विटर। आई मीन आई फील रियली सॉरी फॉर ऑल दी डॉजकॉइन होल्डर्स क्योंकि वो लोग तो उसी भरोसे में बैठे थे कि इलॉन भाई देन ही विल इंट्रोड्यूस इट एज अ पेमेंट मेथड।
It will be very interesting to या see. आई डोंट फील बैड फॉर मीम कॉइन बिलीवर्स क्योंकि तुम मीम कॉइन में बिलीव कर रहे हो यार। तुम्हें तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो बिल्कुल इलॉन मस्क अपनी जान दे देगा तुम्हारे लिए? है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इलॉन मस्क भी पैसे कमाने आया है, उसको वो गधा नहीं है, तो ऐसा तो होना ही था यार। कौन तुम मीम, अब तुम डोज कॉइन तो चलो फिर भी इलॉन की बैकिंग है, शिबा इनू के भी इतने सपोर्टर्स हैं, उसके पीछे तो कुछ है भी नहीं। एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार शिबा स्वैप आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बट नो बडी इज़ यूजिंग दीज थिंग्स, राइट? अगर कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है तो फिर बना के क्या करोगे तुम? एंड उनको समझना चाहिए कि ब्लॉकचेन की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनका टोकन नहीं है, जो या सस्ते टोकन है या फिर किसी ने नाम भी नहीं सुना हुआ, जिन पे लोग प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। शिबा स्वैप वगैरह पे कोई कुछ बिल्ड नहीं करेगा, बहुत ही कम चांस है। किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है अदर देन कि शिबा इनू का प्राइस जो है आर्टिफिशियली पंप करने के, कुछ भी बिल्ड करने का शिबा इनू पे। आई थिंक सुजल, आप कह रहे थे कि हमारे इलॉन मस्क के बारे में तो हमने बात कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस अदर पर्सन, हु इज डोनाल्ड ट्रम्प. व्हाट अबाउट हिम? लाइक उन्होंने अभी अभी एक एनएफटी लॉन्च किया है. आई थिंक यू हैव डीप इनसाइट्स अबाउट. तो मेरे भाई अभी मैं थोड़ा सोच के एकदम शॉक हो गया था कि रिसेंटली ये अपने डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि एक समय पे सबसे पावरफुल इंसान थे इस दुनिया के, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, ने अपनी खुद की एनएफटी कलेक्शन लॉन्च कर दी. ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो चुके हैं इस बात को. बट जब मैंने ये वेबसाइट खोल के देखी, इसमें थोड़ा अच्छे से जाके डीप स्टडी करी इसके ऊपर, तो वहां पर आप वेबसाइट के सबसे नीचे वाली लाइन जाके भाई पढ़ना, और वहां पर ये चीज लिखी होगी, ये जो सबसे पहले तो आपको ये सुन के शॉक लगेगा कि ये एनएफटी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च ही नहीं करी है. एक एनएफटी आईएनटी एलएलसी नाम से एक कंपनी है. ये शेल कंपनी है. शेल कंपनी क्या होती है? जैसे कुछ कैरिबियन कंट्रीज वगैरह होती है ना, वहां पर बस कंपनी रजिस्टर कर दी जाती है, और यहाँ पर थोड़े यानी काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, समझ जाओ, यानी वो सब चीजें होती है इन सब चीजों से. ठीक है, इसलिए शेल कंपनी बनाई जाती है. तो ये काइंड ऑफ एक शेल कंपनी है, जो कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई हो. ठीक है, और ये कंपनी ने ना राइट्स खरीदे हुए हैं, लाइसेंस खरीदे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम यूज करने के लिए, कि उनके नाम से वो एनएफटी लॉन्च कर सकती है. कि डोनाल्ड ट्रंप इसको ओन वगैरह नहीं करते हैं, मैनेज कंट्रोल नहीं करते हैं, पता नहीं कौन क्या करता है, वी नेवर नो. ठीक है, तो अब क्या सिस्टम है ना, ये एनएफटी उन्होंने लॉन्च भी कर लिए, और ये जो कंपनी ने लॉन्च कर दिए उनसे राइट्स वगैरह खरीद के. ठीक है, बट अब कभी भी डोनाल्ड ट्रंप का मन करा, यानी आज तो उन्होंने एनएफटी बेच के करीबन 40 करोड़ रुपए तक कमा लिए हैं, कभी भी उनका फ्यूचर में मन करा ना, तो वो लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं, और ये सारी एनएफटीज वर्थलेस हो सकती है. और भी काफी चीजें हैं, जैसे ना, जैसे ये एनएफटी लॉन्च हुई थी, तो उसी उनके ही कुछ वॉलेट्स ने 1000 एनएफटीज खुद ही मिंट कर ली, और उनमें से जो सबसे रेयर एनएफटीज है ना, उसमें से भी 25 या 28% एनएफटीज खुद के पास रख ली. ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड, जो कि मुझे सबसे गंदा पॉइंट लगा, कि इनमें से ना काफी सारी जो एनएफटीज हैं, उस पे ना वाटर मार्क लगा हुआ है, और एडोबे का, शटर स्टॉक का. तो यानी जिनसे भी उन्होंने ये आर्ट वगैरह बनाया होगा, तो उन्होंने लाइसेंस तक नहीं खरीदा हुआ इस कार्ड का. यानी ये स्टोलन इमेजेस, सोच रहे हो, एक समय का सबसे पावरफुल आदमी वो अपनी एनएफटीज बनवा रहा है, और उसपे ये शटर स्टॉक अडोबे का वाटरमार्क लगा हुआ है. यानी कितना बुरी चीज है, वो भी चुराई हुई इमेजेस से. आई थिंक सबसे अनसरप्राइजिंग बात है ये मेरे लिए कि ये डोनाल्ड ने खुद नहीं बनाई है। ऑब्वियसली उसके पास कंपनी पिच करके गई होगी कि हम आपके ऐसे ऐसे एनएफटी निकालेंगे, आपको इतना पैसा मिल हाँ. जाएगा, बाकी दिक्कत हमारी, आपको बस एक ट्वीट करना है। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की साइड से। उसको कुछ हम्म. आइडिया तो है नहीं क्रिप्टो का, वैसे भी वो क्रिप्टो के अगेंस्ट था। अब एनएफटी से उसको क्विक पैसे मिल रहे हैं तो बना रहा है वो। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प के एनएफटी आना एनएफटी मार्केट स्पेस के लिए स्लाइटली पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे अगर उनको अच्छा पैसा मिल जाता है तो शायद क्रिप्टो में थोड़े और स्कैम निकाल के अडॉप्शन को शायद इंक्रीज करा सके। बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स की लगेगी, लेकिन अडॉप्शन के लिए लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ठीक रहेगा। इसके साथ साथ मैंने ये भी सुना था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 1000 एनएफटीज जो है अपने पास ही रखी है। तो जब ये इसको पुश हम्म. करेगा तो अब यहाँ पे जो है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स, उनकी लग जाएगी। लेकिन $700-800 की जा रही है, मैंने भी निफ्टी चेकआउट करी थी, सोचा था एक खरीद लेंगे अगर बिल्कुल अच्छे मिनट पे सात मिल गई, आठ सौ लेकिन डॉलर अभी नहीं जा रही है. यानी इन्वेस्टर्स ने समथिंग 2 दिन के अंदर ही 500% का रिटर्न बना लिया था. $100 में उन्होंने हम्म। $99 की बेची थी, और अभी जब मैं लास्ट टाइम देखा था ना, पीक पे करीबन $500 समथिंग की बिक रही थी. यानी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है इनसे. हाँ, कुछ एनएफटीज का मतलब फ्लोर प्राइस $500-700 तक चला गया था, बट मैंने फिर नहीं ली। अच्छा मैंने जी. कहा यार
डोनाल्ड ट्रंप पे इतना भरोसा नहीं है मुझे, थोड़े मतलब इसकी लेंगे ऑब्वियसली, काफ़ी सारे वहाँ पे अपोजिट पार्टी के लोग हैं, क्रिप्टो वाले लोग भी स्पेशली उसको एक्सपोज करने के लिए आएंगे ही। तो एक वो चीज़ है जो डेफिनेटली। मैंने कहा छोड़ो, 700-800 और तो नहीं लगा रहे हम इस पे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पे रग पुल प्लान करा हुआ है। तो सोच लो यार, क्रिप्टो में कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह तुम सोच रहे हो कि तुम्हें धोखा नहीं देगा, तो तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो, अभी बॉटम नहीं आया है। About that, Neil bhai, you are closely following the things happening with the SBS and SBF and FTX. So, what are your thoughts? क्या सीन है, क्या चलने वाला है अभी? या तो इसको हम कवर कर रहे हैं, अपने चैनल पे मैं कवर कर रहा हूँ एफटीएक्स की हेयरिंग को, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही पिवटल चीज़ है इस टाइम पे क्रिप्टो रेगुलेशंस पे मेरे हिसाब से एफटीएक्स की हेयरिंग, क्योंकि जो यूएस के यूजर्स हैं उनका काफ़ी सारा फंड गया है, आई थिंक 1 मिलियन के आसपास जो है यूजर्स थे एफटीएक्स यूएस पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, बट 1 मिलियन से ऊपर ही थे। एंड उनका फंड भी यहाँ पे जो है ftx.com के फंड्स के साथ रखा गया था। एंड आई थिंक वो भी जब उसके साथ वो ट्रेडिंग खेल रहे हैं तो उनके यूएस वालों के साथ भी खेला होगा। तो अभी उनका जो नया सीईओ है, जिसने जो बैंक्रप्सी हैंडल कर रहा है, उसकी मेन हेयरिंग हुई थी कांग्रेस के साथ, एंड केविन ओलेरी की भी हुई थी। तो केविन ओलेरी ने तो बहुत शॉट्स लिए सीजेट पे, बाइनांस पे, कि बाइनांस ने इसको करवाया है, एंड आई थिंक उसने अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसने काफ़ी सारे अंडर ओथ झूठ भी बोले होंगे, तो हो सकता है वो भी यहाँ पे लीगली थोड़ा ऑब्लाइड हो। तो $15 मिलियन केविन ओलेरी ने लिए थे, एंड अभी भी वो एसबीएफ को डिफेंड कर रहा है, एंड अभी भी कह रहा है कि उसको जो है डंप करवाया गया है। तो उसका पर्सपेक्टिव भी मैंने देखा, उस पर भी थोड़ा हमने रिसर्च करी। तो बेसिकली क्या था कि वो ब्लेम कर रहा है कि सीजेड ने जब एफ पे इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, एंड अब जाके उसने एक डेढ़ साल पहले के आसपास बाय आउट कर, मतलब बाय आउट बोला था एफटीएक्स को कि मेरा स्टेक बाय आउट अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, $2.1 बिलियन के आसपास। तो उस बाय आउट पे बहुत ज़्यादा उन्होंने एफटीटी टोकन प्रिंट करे, एंड काफ़ी सारा उनका जो है खर्चा हुआ, जिसके कारण अब जाके उसके डोमिनो इफेक्ट हम देख रहे हैं। एंड फाइनली एफटीएक्स की बैंक्रप्सी जो हुई है वो उस 2.1 बिलियन के खर्चे के कारण हुई है, ये केविन ने जो है कांग्रेस में बोला। तो इसको अगर हम थोड़ा बहुत और चेक करें, तो केविन ने ये भी बोला कि मुझे पता नहीं था ये सीन है, एंड वो बहुत मजबूर थे $2.1 बिलियन पे करने के लिए सीजेड को, क्योंकि वो काफ़ी सारी रेगुलेशंस, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ पे अग्री नहीं कर रहा था, मतलब एक मेजर इन्वेस्टर था वो एफटीएक्स में, एंड वो करने नहीं दे रहा था, काफ़ी सारे रेगुलेटरी लाइसेंस को नहीं मतलब हम ले पा रहे थे सीजेड की इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो इसको अगर हम देखें तो एफटीएक्स और एसबीएफ जो है वो काफ़ी सारी ऐसी रेगुलेशंस पुश करवा रहे थे जो कि एंटी क्रिप्टो थी, राइट। तो सीजेड शायद वहाँ पे उनको डिफेंड कर रहा था कि नहीं, इट्स एंटी क्रिप्टो, तो मैं यहाँ पे नहीं पास होने दूंगा, तो इसीलिए उनको फोर्सफुली बाय आउट करना पड़ा सीजेड का। एंड केविन उसको ले रहा है कि सीजेड ने फोर्सफुली खुद को बाय आउट करवाया ताकि उनको उसको तो अच्छा पेडे मिल जाए $2.1 बिलियन के आसपास का। एंड जो है वो जो मेजर खर्चा था वो एफटीएक्स की बैलेंस, एफटीएक्स की बुक्स पे बहुत ही हैवी पड़ा, एंड वहाँ पे जो पूरा एक्सचेंज है वहाँ से फिर जो है सारी की सारी क्रंच लिक्विडिटी क्रंच जो है स्टार्ट हुआ। तो ये केविन ने अपनी फर्स्ट हियरिंग पे बोला था। फिर सेकंड जो हुई थी, जो अभी सीईओ है एफटीएक्स का, जो उनकी बैंक्रप्सी हैंडल कर रहा है, उसकी हुई थी, तो 47 उसमें नेता इन्वॉल्व थे यूएस के, और उन्होंने सबने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो मतलब 47 तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो मेजर मेजर हैं, सबसे पहले तो कि कितना फंड यहाँ पे रिकवर हो गया है। तो $1 बिलियन तक का अब तक ट्रैक्ड फंड है, एंड आई थिंक ये बेरली 10% होगा टोटल एफटीएक्स का जो मतलब होल है उसका। तो यूजर्स जिनके पैसे थे एफटीएक्स में उनकी तो वाट लगने वाली है। इसके बाद उन्होंने टाइमलाइन भी पूछी थी, तो उन्होंने बोला था अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि जो लास्ट बैंक्रप्सी उसने हैंडल करी थी एनरॉन की, तो उसमें 10 साल लग गए थे, ठीक है। अब जाके पैसे वापस आए, तो ऑलमोस्ट 10 साल लगे थे। तो एफ में भी आई थिंक 3 से 4 साल लगेंगे। इसके बाद उन्होंने बात करी थी कि जो हैक हुआ था एफ का, तो उसके सीईओ ने बोला है कि वेरी हाई चांस की एक इंटरनल 7-8 लोगों ने मिलके करा है, इंक्लूडिंग एसपीएफ। तो एक और वहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ आई थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या सोचते हैं क्रिप्टो के बारे में। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कंसिडर इट अ स्कैम, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम, या फिर टेक्नोलॉजी जो टेररिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर क्रिप्टो। एंड एसबीएफ की अभी हुई रही होगी जब नेक्स्ट
मतलब SBF जब नेक्स्ट टाइम आएगा हेयरिंग में उसका क्या स्टेटमेंट रहेगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ऑल्दो स्टेटमेंट लीक हो गया है, लेकिन वो कांग्रेस में क्या बोलता है वो हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा थिंग्स वर नॉट लुकिंग गुड। जो भी CEO है उसने बोला था कि काफ़ी सारे फंड्स हमें नहीं मिल रहे हैं। SBF बार बार इंटरनली कुछ जो मतलब अभी अरेस्ट होने से पहले इंटरनल फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब हमारे पास आ रहा है तो हम उससे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं, उसको जेल में ही रखो। एंड हम ट्राई कर रहे हैं रिकवर करने का फंड्स। और ये भी बोला गया है कि हो सकता है कि वो डोनेशंस और चैरिटी वर्क जितना भी उन्होंने करा है उसको शायद वापस लें। तो ये हियरिंग आ रही है, तो विल सी कि क्या होता है। बट आई थिंक क्लोजली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो गैरी गेंसलर है जो SEC का चेयरमैन था, जिसने SBF के साथ अच्छे रिलेशन थे, एंड उसके उसके साथ मिलके एंटी क्रिप्टो जो रेगुलेशंस FTX लेके आ रहा था, जिसके अगेंस्ट CZ था बेसिकली, वो यहाँ पे अंडर फायर आ रहा है कि अगर रेगुलेशन सही होती तो आउट ऑफ US नहीं होती है कंपनियां US के अंदर ही होती हैं। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा गया था CEO से कि अगर रेगुलेशन सही होती एंड वो US के अंदर ही वो कंपनी होती तो क्या बैंक्रप्सी आती। बट उसने बोला कि तब भी आती, क्योंकि इट वाज नॉट ढंग से स्ट्रक्चर्ड नहीं था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक US यहाँ से थोड़े से स्ट्रिक्ट लेकिन नीडेड रेगुलेशंस लेके आएगा। एंड थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इट लुक्स गुड फॉर। नाउ जहाँ तक अगर आपने ये एक बात कही कि केविन, जो मैं कहीं काइंड ऑफ केविन से डिसएग्री करता हूँ। जो चीज बोल रहे हैं ना कि $2.1 बिलियन ऑलमोस्ट उन्होंने दिए थे बाइनेंस को, तो वहां पे बैलेंस शीट में स्ट्रेस आया। अरे भाई, इतना ही इनके पास पैसों का क्रंच था, तो ये लोग तो एल्मेडा रिसर्च तो हर तीसरे क्रिप्टो स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रही थी एक समय पे। उस समय ये सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर्स थे यूएस के अंदर, तो वहां पे पैसे बांट रहे थे। जब ये इलॉन ट्विटर बाय करना था, तो उस समय सैम ने $5 से $15 बिलियन का इसको ऑफर दिया था कि ये भाई तू पैसे ले और मुझे पार्टनर बना ले ट्विटर बाय करने के अंदर। उसमें ना फिर इलॉन को उससे जब बात करी, आधे घंटे तक उनकी कॉल पे बात चली थी। और फिर इलॉन का ऐसा था कि दिस डूड इज बुलशिट, क्योंकि वो बोल रहा था ब्लॉकचेन को ट्विटर से इंटीग्रेट कर देते हैं, और इलॉन को उसमें कोई सेंस नहीं दिखा कि भैया ये चीज क्यों करनी। और सेकंड, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये हो सकता है इस बंदे की कंपनी $20-30 बिलियन की वैल्यूएशन पे बैठी हो, इसकी नेटवर्थ भी अच्छी खासी हो, मगर ये सब ऑन पेपर है ना यार, ये सब तो शेयर्स हैं, ये सब लिक्विड मनी तो है नहीं जाकर बेचा जा सकता है। तो पूछ रहा था कि जब मुझे तुम ऑफर कर रहे हो 5-10-15 बिलियन डॉलर, तो ये लिक्विड मनी आ कहां से रहा है। तो उस समय शायद इलॉन को ये भनक लग चुकी थी कि ये FTX से कस्टमर फंड यूज करने वाले हैं मुझे पे करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली उसने उस समय इसलिए डील नहीं करी हो। बट हाँ, उस समय से मुझे लग रहा है कि वो कस्टमर्स का फंड यूज कर रहे हैं, जैसे एलमेडा में कर रहे थे, तो काफी जगहों पे कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। तो काइंड ऑफ मैं केविन से डिसएग्री करता हूँ कि इन लोगों ने बेवकूफी करी अकॉर्डिंग टू। या नोबडी इज अग्रीइंग विद केविन। आई थिंक दुनिया में केविन अकेला ही लगा हुआ है, वो अपनी थ्योरीज जो है यहाँ पे बांट रहा है लोगों को। बट आई डोंट थिंक इलॉन मस्क इज स्मार्ट इनफ कि उसको लगा कि SPF बुलशिट करा। आई थिंक उसको उसका नेचर ही पसंद नहीं आया, तब उसने हाँ। करा होगा, क्योंकि उस टाइम किसी को भी नहीं पता था। या मतलब मे बी हो हम्म। सकता है पता हो इलॉन मस्क को, हु नोज, आई एम नॉट इलॉन मस्क। तो विमान, क्या ख्याल है, क्या लगता है कि US हेयरिंग से क्या आएगा? पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो, नेगेटिव फॉर क्रिप्टो? एंड FTX का जो फंड है कब तक आना वापस करेगा? क्योंकि जब FTX का फंड वापस आना स्टार्ट करेगा तभी भी माउंट गॉक्स जैसी खबरें आएंगी कि डंप होने वाला है। आई थिंक मोर देन दैट FTX फंड्स वापस करे या ना करे, मेरे को किस चीज से डर लग रहा है कि व्हाट इफ SBF हैज अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन CZ एंड क्या वो अपने पब्लिक हियरिंग्स में अगर वो CZ के ऊपर अगर कीचड़ उछालता है एंड अगर वो कीचड़ सच सच में कोई फंड क्रिएट करता है जिसकी वजह से बाइनेंस पे भी सॉर्ट ऑफ बैंक रन होने लग जाए। अभी ज्यादा बैंक रन वाला सिचुएशन नहीं है, क्योंकि लास्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट $13 बिलियन निकला है बाइनेंस से एंड $11 बिलियन डिपॉजिट हुआ है। सो 2.3-2.5 बिलियन डॉलर्स का माइनस दिख रहा है बाइनेंस के ऑन चेन वॉलेट्स में। बट व्हाट इफ कि अगर बहुत ज्यादा कुछ अगर वो बोल देता है CZ के बारे में एंड समथिंग इज रियली फिशी, what will happen to the crypto space? Then that is more interesting, and that's why I'm also more interested कि SBF क्या बोलता है CZ के बारे में। इसी पे कैरी ऑन करते हैं सेकंड पे कि क्या लगता है कि बाइनेंस इज एक्चुअली इंसॉल्वेंट या फिर ये सब कुछ फंड है? लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन? एंड अगेन, जो भी देख रहा है प्लीज टेक योर फंड आउट ऑफ एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज इंक्लूडिंग बाइनेंस। लेकिन लेट्स डिस्कस कि बाइनेंस एंड CZ क्या ये फंड है या फिर इज एक्चुअली समथिंग फिशी गोइंग ऑन? क्या लगता है? सुजल से स्टार्ट करते हैं।
भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है थोड़ा बहुत चीजें फिशी है, क्योंकि जैसे है ना, एक बंदा है डटी बबल मीडिया करके, उसने है ना सबको एक्सपोज करा था। जब सेल्सियस का कांड हुआ था, पूरा ब्लॉग लिख दिया था उसने कि कैसे ये लोग स्कैम कर रहे हैं, टोकन्स बना रहे हैं, सेल टोकन से मार्केट मैनिपुलेट वगैरह कर रहे हैं। और भी यानी उसने काफी सारे जो स्कैम्स हुए ना, उसको अच्छे से ब्लॉग में लिख के उसने पूरी तरीके से एक्सपोज करा है। तो उसने बाइनेंस पे भी आर्टिकल लिखा था, जो कि मैं नहीं पढ़ पाया, काफी बड़ा आर्टिकल था, पढ़ूंगा फॉर श्योर। तो वो जैसे ही आर्टिकल बाहर आया ना, वैसे ही सीजी ने जाके उसको ब्लॉक कर दिया। तो काइंड ऑफ मुझे लगता है काइंड ऑफ कहीं कहीं प्लेसेस पे ना सीजी गलत है, जहां जहां पे सही नहीं है। और बट मैं ना पर्सनली दिल से मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो गलत हो भी ना, और वो गलत हो भी ना, मुझे लगता है अगर वो गलत हो भी तो हम लोग को ऑन चेन वॉलेट्स पे ट्रैक करके हमको पहले ही पता चल जाए कि क्या होने वाला है। बिकॉज अगर बाइनेंस, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया, अगर बाइनेंस पे बैंक रन आता है तो डेफिनेटली ऑन चेन वॉलेट्स में काफी एक्टिविटी दिखेगी। एंड मेरा पर्सनल प्लान है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, मेरा पर्सनल प्लान है कि अगर $53 बिलियन का टोटल वैल्यू है उनके पास, टोटल एयूएम है अभी, एंड वो अगर गिर के 30-35 बिलियन तक आ जाता है, देन मैं अपना पूरा क्रिप्टो बेच के फियट ले लूंगा। बिकॉज देन वी नो दैट वी आर गोना गो लाइक बैक 3-4-5 years back, you know, if Binance goes bust. So that is my thoughts. I think Sujal आ गया वापस। बिल्कुल सॉरी यार, थोड़ा वो हो गया डिस्टर्ब। बाकी हाँ, मेरा ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि बाइनेंस गलत हो भी ना, कुछ नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि जैसे भाई ने बोला कि वी विल गो 3 to 5 years बैक, सही में अगर बाइनेंस गया ना, तो ये सिर्फ बाइनेंस नहीं जाएगा, पूरी इंडस्ट्री को लेके जाएगा। जैसे मैं देख रहा था अभी है ना, कॉइन डीसीएक्स ने बहुत बढ़िया काम करा है कि उन्होंने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाया है। एक कॉइन गब्बर करके वेबसाइट में अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको अच्छी तरीके से वो दिखाता हूँ चीज की, यानी उन्होंने, आई रिस्पेक्ट सुमित भाई की, उन्होंने अपना ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज बताई है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ठीक है? तो ये कॉइन डीसीएक्स का ना प्रूफ ऑफ रिजर्व है। इसमें इनके पास करीबन 137 मिलियन है, जिसमें से मुझे जो कंसर्निंग पार्ट लगा कि एक्सचेंज के ऊपर इनके पास $55 मिलियन है। तो इनके जो पार्टनर एक्सचेंज है ना, जैसे बाइनेंस है, हुबी है, ब्रिटमैक्स है और वगैरह वगैरह, ठीक है? तो इनके ऊपर है ना करीबन 3.88 बिलियन रुपीज है, डॉलर्स नहीं है, बिलियन रुपीज है। इतना सारा फंड उन्होंने बाइनेंस के ऊपर रखा हुआ है। यानी सोचो भाई कि कल को बाइनेंस डाउन जाता है तो कॉइन डीसीएक्स भी जाएगा। बहुत सारे एक्सचेंजेस उस पर डिपेंडेंट है, जैसे कॉइन डीसीएक्स तो काफी सारे सैकड़ों होंगे एक्सचेंजेस जो कि उनके पार्टनर होंगे, जो कि उनके एसेट्स को मैनेज करने में हेल्प करते होंगे। पूरी इंडस्ट्री जाएगी। तो मैं यही बोलूंगा कि कहीं और नौकरी अच्छी ढूंढ लेना भाई, चलना फिर उस केस में। कूल मतलब देखो यार, मेरा तो इसमें ओपिनियन यही है कि मैंने ऑलरेडी वॉल्ट के टाइम पे काफ़ी बड़ा शॉक लिया है, ठीक है? एंड FTX नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउन, बट हमने प्रिकॉशन के उसमें निकाल लिया था पहले ही, एंड इट डिड वेंट डाउन। तो वी कांट से कि कौन सा एक्सचेंज यहाँ पे जा सकता है, नहीं जा सकता, इवन इफ दे POR वो कर दे, क्योंकि POR से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम लाइबिलिटीज नहीं डाल रहे हो। मतलब तुम्हारे पास $60 बिलियन हैं, लेकिन हाउ मच लोन हैव यू टेकन? अगर तुम्हारा $80 बिलियन का लोन है, उस पर मार्जिन कॉल हो जाती है, तब तो तुम गए, राइट? देयर इज नो पॉइंट। एंड लाइबिलिटीज में ये भी आता है कि यूजर का कितना फंड है। तो $60 बिलियन में मान लो तुम्हारे पास यूजर्स का $80 बिलियन फंड है, ये तुमने नहीं बताया, लेकिन बोल दिया कि हमारे पास अभी $60 बिलियन है, तो फिर उस POR का फायदा नहीं है। प्रूफ ऑफ लाइबिलिटी भी हमें यहाँ पे चाहिए। जब तक प्रूफ ऑफ लाइबिलिटी बाइनेंस नहीं लेके आता है, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट बाइनेंस और एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे गिरता भी है। आई नो कि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शॉक लगेगा, लेकिन आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ होपिंग कि बाइनेंस हो जाए इंसॉल्वेंट, क्योंकि अभी वो बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है। इट्स टू बिग टू फेल। अगर अभी फेल नहीं करेगा ना, आगे जाके फेल करता है, तो फिर तब इंडस्ट्री को जो शॉक लगेगा वो इज नथिंग कंपेयर टू जो अब लगेगा। तो नेसेसरी ईवल टाइप का आप समझ लो। नहीं होता है तो इट्स गुड, ठीक है, बट होता है देन इट्स ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है? हमें यहाँ पे थोड़ा बोथ साइड पॉजिटिव लेके चलना है। सो एंड क्वेश्चन बात करते हैं यार, या जस्ट टू ऐड टू दैट, बोलो आई बोलो थिंक बोलो। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं ये स्ट्रीम, वो लोग ये सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर बाइनेंस गिरता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन माइट कम इन लाइक सिंगल डॉलर डिजिट्स, राइट? सिंगल डॉलर डिजिट्स एज इन सिंगल $1,000 डिजिट्स, 1,000, 2,000, 3,000, $4,000, राइट? सो व्हाट विल यू डू विद योर होल्डिंग्स? अगर बाइनेंस गिरता है, विल यू होल्ड ऑन टू योर होल्डिंग्स कि आप तुरंत सब कुछ बेच के फिएट में कन्वर्ट करोगे? करंटली भी मैं लाइक 60% फियाट में ही हूँ,
ठीक है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस आर वेरी शेकी। एंड मेरा इन्वेस्टमेंट जो है निग्लिजिबल है ऑल्ट कॉइन्स में, एंड केवल इथीरियम पे है, लाइक सिग्निफिकेंट, लाइक अराउंड 20% जो टोटल इन्वेस्टमेंट है। 80% इट्स इन बिटकॉइन, एंड काफ़ी सारे लोग नहीं समझ रहे, मैं बार बार उनको बता रहा हूँ कि अगर तुम अभी बिटकॉइन बाय करते हो तो अगर वो अपने ऑल टाइम हाई का हाफ भी जाता है तो इट्स स्टिल 2x योर मनी, राइट? एंड इट्स वेरी वेरी सेफ, लाइक मतलब रिस्क एक्सेप्ट द क्रिप्टो रिस्क, क्रिप्टो गोइंग डाउन इज द बिगेस्ट रिस्क, बट उसके अलावा अगर क्रिप्टो सर्वाइव करता है तो बिटकॉइन इज ऑब्वियसली गोइंग टू 2x, वेरी हाई चांस, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। एंड वहां से अगर वो बिटकॉइन 2x करता है तब जाके हमें पता चलेगा कि बुल रन यहाँ पे जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन का 2x करना मतलब 33-34 के ऊपर अगर जाता है। उसका एक रीज़न ये है कि मैंने काफ़ी सारी जो कंपनीज फेल हो रही थी वो देखा था, एंड काफ़ी सारी कंपनीज जो है इसलिए फेल हो रही है क्योंकि उन लोगों ने लेवरेज लेके अपनी कंपनीज बिल्ड करी है, मतलब अपना बिटकॉइन उन्होंने डिपॉजिट करा, उस पर लोन लिया। एंड जैसे कि आप लेवरेज ट्रेड्स लेते हो, तो अगर आपका 5x लेवरेज है, मान लो कि अभी काफ़ी सारी कंपनीज -80-85% पे चल रही है, बिटकॉइन थोड़ा और गिरेगा तो 100% पे जाके वो लिक्विडेट हो जाएंगी, लेकिन बिटकॉइन यहाँ से वापस जंप बैक कर देता है तो उनका जो लॉस भी है वो वहाँ पे कवर होने लग जाएगा। एंड वहाँ से फिर कंपनीज और जगहों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी, एंड जो है पूरा बुल रन जो ऐसे ही स्टार्ट होता है हर बार। तो बिटकॉइन जैसे ही यहाँ से 2x होता है, हमें पता है कि वेरी हाई चांस की बुल रन विल रिटर्न 33-34 के ऊपर हमें दिख रहा है, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट भी अच्छा चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट से काफ़ी डी पेग हो गया है क्रिप्टो, राइट? तो जब वो दोबारा से पेग होने लग जाएगा एंड बुल रन हमारे पास एक डेफिनेटली आ जाएगी। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी हम खरीद लेते हैं एंड उसके बाद बुल रन पे हम जाके और इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़े स्टार्ट्स देख सकते हैं, मैं आपको मैटिक एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैटिक बुल रन स्टार्ट होने से जस्ट पहले 1-2 महीने पहले वॉज आई थिंक 2 या 3 रुपए के आसपास, आई हैव टू चेक करंटली, 5 रुपए से कम का था, राइट? एंड बुल रन स्टार्ट होने के 2 महीने बाद मतलब अराउंड मार्च के आसपास भी इट वॉज 10-12 रुपए, मतलब 3x हुआ था। उसके बाद से लेके इट वेंट टू आई थिंक 250 रुपीज, मुझे रुपीज में ढंग से याद नहीं है, बट काफ़ी अच्छा प्राइस वो निकला था, 10x के आसपास हुआ था। तो वो हमारा बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बन गया था, उसके बाद इट वेंट अप दैट हाई। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहता है टू फाइंड न्यू प्रोजेक्ट्स। करंट प्रोजेक्ट्स का कोई गारंटी नहीं है आपके पास कि वो रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे, तो इट्स बेटर कि आप थोड़े सेफर उसमें रहो, एंड आप बिटकॉइन के पेयर में उनको फिर बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है इफ़ यू मिस्ड आउट और समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइम पे बेयर मार्केट में आपको सर्वाइव करना इज गोइंग टू बी नंबर वन रूल, इसलिए मैं 60% कैश में हूँ, क्योंकि कैश हमें पता है माइट लूज इन्फ्लेशन पे 7-8%, लेकिन इट विल सर्वाइव। मतलब 7-8% का लॉस इज स्टिल फाइन। अगर आप बिटकॉइन या किसी और में लेते हो तो वहाँ पे बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तो आई एम हेजिंग माई कैश विद सम बिटकॉइन एंड स्टेइंग इन कैश एंड इन्वेस्टिंग इन काफ़ी सारे स्टॉक्स जो अब सस्ते में है, म्यूचुअल फंड्स है, इन सब में इन्वेस्ट करो, बैलेंस रखो। ऐसा नहीं कि आप ऑल्ट कॉइन्स शिट कॉइन्स में ही फुल ऑन जा रहे हो क्योंकि किसी यूट्यूबर ने आपको बोला कि यहाँ से 100x गारंटी, होपफुली, बट इतना दिमाग कोई लगाता नहीं है, तो आई एम श्योर। तो क्या लगता है आप लोगों की, क्या बेयर मार्केट स्ट्रैटेजी क्या चल रही है? इन्वेस्टिंग, नॉट इन्वेस्टिंग, स्टेइंग इन कैश, बाइंग बिटकॉइन, बाइंग शिट कॉइन्स? So भाई फिर अगर सुजल मैं से पहले स्टार्ट जाऊं करते हैं। तो जी भाई, तो मेरा अभी डीसीए चल रहा है सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर। थोड़ा थोड़ा अमाउंट, बहुत छोटा छोटा अमाउंट अभी उसके अंदर डल रहा है। अभी मैंने बल्क बाइंग करी नहीं है अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरा अभी पर्सनली जितना मैं देख रहा हूँ मार्केट वगैरह, मुझे ये लगता है कि अभी पेन गया नहीं है, अभी काफी सारा पेन बाकी है। बट स्टिल यू नेवर नो, यू कांट प्रेडिक्ट द मार्केट। तो जब भी मैं मार्केट के अंदर इन हूँ, मैं भी डॉलर कॉस्ट एवरेज चल रहा है कि कल को मार्केट एकदम से ऊपर चले जाए तो ऐसा नहीं लगे कि भाई साहब इतना मैंने प्यारी अपॉर्चुनिटी इतने सस्ते में बिटकॉइन बाय कर सकता था, वो चीज मैंने मिस कर दी। तो अभी डॉलर कॉस्ट एवरेज चल रहा है, और साथ में मेरे पास भी भाई अच्छा खासा वो स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है कि कल को जब अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, यानी मार्केट और ज्यादा नीचे जाता है, तब बल्क में अच्छी से बाय कर सकें। और उससे मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं बिटकॉइन इथेरियम ही लूं। अब भी यानी बाय चांस कोई मुझे अल्टकॉइन बहुत ही पसंद आ गया कि मुझे लगा कि नहीं ये नेक्स्ट नैरेटिव चलेगा ही चलेगा, तब बाय करेंगे। और आपने एकदम सही बात बोली भाई कि बुल रन में भी थोड़ा बहुत समय मिल जाता है, और उस समय तो ये बेस्ट रहता है ना कि उस समय बहुत नैरेटिव की लिस्ट लगी हुई होती है। जैसे पिछली बार एनएफटी हो गया, मेटावर्स हो गया, ये काफी सारे नैरेटिव्स आए थे, तो अगले उसमें भी आएंगे। और उस समय ना सब न्यूज में आ रहा होगा कि जैसे अभी डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया सब लोग बोल रहे हैं, तो अभी आप ये कर सकते हो कि हम्म। प्रोजेक्ट की लिस्ट बना दो, उसकी रिसर्च करके रख लो, और बुलरन थोड़ा स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बुलरन स्टार्ट हो चुके साथ वो पॉइंट जो आपको सबसे पोटेंशियल लगे उस समय बाय कर लो, तो अभी रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं।
या डेफिनेटली रिसर्च करना और बिल्ड करना, जैसा कि मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। मैं बहुत कम ट्रेडिंग कर रहा हूँ अब, हफ्ते में लाइक मुश्किल से 3-4 ट्रेड्स आते हैं। तो एक दिन बैठो, 1 घंटा लगाओ, उसमें ट्रेड करो, उसमें पूरे हफ्ते का खर्चा निकल जाता है। नेक्स्ट हफ्ते तक वेट करो, वर्क ऑन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो कि नेक्स्ट बुल रन पे तुम लॉन्च कर सको। विमान भाई क्या चल रहा है, कितने बिटकॉइन उठा लिए? नहीं, मैं वही देख रहा हूँ। मैं बाइनेंस के एयूएम को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। एंड जैसे ही एज आई टोल्ड यू 53 बिलियन है, इफ इट फॉल्स डाउन टू 30 बिलियन, मैं फटाफट आई विल सेल एवरीथिंग टू कैश। मेरे को पता है कि बाइनेंस फॉल्स, एवरीथिंग इज गोना गो डाउन टू लाइक पेनीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट एम आई बाइंग राइट नाउ, मैं कुछ अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स पे मैंने जो वीकली और मंथली सपोर्ट्स पे जो आ रहे हैं, मेनली L1s, उस पे नजर रख रहा हूँ। एग्रेसिवली बाय नहीं कर रहा हूँ, एग्रेसिवली बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा है कि अगर बाइनेंस नहीं गिरता है तो मेरे ख्याल से बॉटम है समवेयर अराउंड 9,000 to 12,000 रीजन, विच इज नॉट वेरी फार फ्रॉम 16,000। सो अगर बाइनेंस गिरता है तो मुझे सब कुछ बेच दूंगा, अगर बाइनेंस नहीं गिरता है तो मैं डीसीए करता रहूंगा। सो दैट्स माय फंडा फॉर नाउ। क्या लग रहा है, क्रिप्टो विल सर्वाइव इवन आफ्टर बाइनेंस? It is ऑल्ट gonna कॉइन्स survive. वोंट? ऑल कॉइन्स वोंट, आई थिंक भाई पूरा रिफ्रेश हो जाएगा मार्केट। सब लोग डीफाई नैरेटिव चलेगा। एंड नो कंपनी, लाइक आई कैन स्टिल सी कंपनीज जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स बना रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। व्हेन आई स्पीक टू देम, आई टेल देम कि बॉस, व्हाई आर यू डूइंग दिस? वी ऑलरेडी हैव बाइनेंस, लाइक दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको कुछ बनाना है डीफाई में बनाओ। बट लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं कि कस्टमर को सीफाई नहीं चाहिए, और we already have a lot of CeFi platforms, right? We want a decentralized, proper exchange. So I think वो narrative चलेगा. People will stop doing anything centralized if Binance falls down, which is good for the market in the long term. भाई लॉन्ग टर्म में बहुत Same ज्यादा उसमें लॉन्ग है। निकलना पड़ेगा अपन को। इसके बाद मतलब बाइनेंस से मेरे को लग रहा है कि इंडिया के भी ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस पे एक्सपोजर होगा, और इंडिया के एक्सचेंजेस जो हैं प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिखा रहे हैं। मतलब आई थिंक कॉइन DCX ने दिखाया है, वजीर एक्स ने प्रॉमिस किया है कि हम दिखाएंगे, एंड एक और था जी से। हाँ, तो जियोटस है जो POR के लिए मतलब रेडी हो रहा है। बाकी सारे एक्सचेंजेस इग्नोर कर रहे हैं, एंड काफ़ी सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स अब इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें POR दो। तो आई थिंक काफ़ी सारे एक्सचेंजेस का FTX पे मेजर एक्सपोजर रहा होगा, एंड दे हैव लॉस्ट काफ़ी सारा, 10-20% तो आई थिंक सबका होल होना ही चाहिए एक्स्ट्रा। तो दैट इज़ समथिंग जो थोड़ा वरीसम है, क्योंकि इंडिया में अगर एक्सचेंजेस बैंकरप्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो वैसे ही लाठी लेके पीछे पड़ी है क्रिप्टो वालों के, और पड़ जाएगी। तो वो हमें देखना पड़ेगा, एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट रिक्वेस्टिंग POR। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि यार इतना जो है वैसी बेरिश चल रहा है मार्केट, तो और ज़्यादा फंड मत फैलाओ। तो आई थिंक वो लोग बिग पिक्चर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे अगर हम एक्सचेंजेस से नहीं मांगेंगे तो वो अपना लॉस जो है लॉस ही रखेंगे। अभी उनको थोड़ी सी उनकी डर लगेगा उनको, तो थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे अपने रिजर्व्स को सही करना, ऑन पॉइंट लेके आना, अकाउंटिंग्स ठीक करना। तो वी शुड रियली स्टार्ट ट्वीटिंग अगेंस्ट एक्सचेंजेस की POR हमें दिखाओ। बाकी कंक्लूड करते हैं इसी पॉइंट पे कि स्टे सेफ आउट देयर, मार्केट इज़ वेरी बेयरिश, एंड अगले एक साल और बेयरिश रहेगा। ठीक है, इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाता है, एंड जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी ज़ोर से गिरता है। तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलो, एंड ट्राई टू स्टे इन अ लिटिल बिट ऑफ कैश, बिकॉज बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एक बार में बड़ी बाइंग मत करो, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बॉटम पर चल गया है, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर ने बोला होगा कि बॉटम 10,000 है, 12,000 है, लेकिन नो बडी रियली नोज द बॉटम। सब तुक्के मार रहे होते हैं, एंड नो बडी नोज कि एक साल बाद क्या प्राइस होने वाला है किसी भी ऑल्ट कॉइन का। तो ऐसे 3-4 साल का प्रिडिक्शन करके मत जाओ, क्योंकि 3-4 साल का प्रिडिक्शन कभी सही नहीं होता है। 2021 के एंड में सब 100 के बिटकॉइन बोल रहे थे, बिटकॉइन कहाँ है तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो स्टे सेफ आउट देयर एंड कीप फॉलोइंग ग्रोथ फ्रेंड्स।